मैं हूं डियार जॉन और मैं यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 3 के बारे में, जिसमें हमने परागण पढ़ लिया, निषेचन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं द्विनिषेचन। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन बोल सकते हैं इसको, या डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, तथा त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करें निषेचन के बारे में। मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में कि निषेचन क्या है। निषेचन के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम ध्यान में रखना है। स्ट्रासबर्गर ने लिलियम नामक पादप में हमें निषेचन के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं द्विनिषेचन की। किसकी बात कर रहे हैं? द्विनिषेचन की। तो ये जो द्विनिषेचन है इसके बारे में सर्वप्रथम हमें किसने बताया था? सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था कि जो आवर्तबीजी पादप है उनमें द्विनिषेचन पाया जाता है? ऐसा बताने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है यहाँ पर नावासचिन। वैज्ञानिक का जो नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? नावासचिन नाम का एक वैज्ञानिक है और इन्होंने 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में इन्होंने द्विनिषेचन के बारे में हमें बताया था सर्वप्रथम। नावासचिन जो है इन्होंने कौन से पादप पर प्रयोग किया था? दो पादप है, नाम ध्यान रखने पादपों के। एक पादप है अपने पास फ्रिटिलेरिया, वह दूसरा पादप है लिलियम। इन दो पादपों पर इन्होंने अध्ययन किया और द्विनिषेचन के बारे में बताया था। ये फैक्ट अपन को ध्यान में रखना है। एक और फैक्ट है इसके बारे में, वो हमें ध्यान रखना है कि ये जो द्विनिषेचन है, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, द्विनिषेचन आवृतबीजी पादपों का लाक्षणिक गुण है। ध्यान रखना इस बात का, लाक्षणिक गुण है। मैं बता देता हूँ लाक्षणिक गुण का मतलब क्या होता है ना। ये जो द्विनिषेचन है या दोहरा निषेचन है ये आवर्तबीजी पादपों का लाक्षणिक गुण है, यानी कि केवल और केवल आवर्तबीजी पादपों में ही पाया जाता है। दूसरे वर्ग के जो पादप है उन वर्ग के पादपों में नहीं पाया जाता है, केवल आवर्तबीजी वर्ग के पादपों में ही पाया जाता है। इसलिए इसको कहेंगे कि ये आवर्तबीजी पादपों का क्या है? लाक्षणिक गुण है, केवल इन्हीं पादपों में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाक्षणिक गुण का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? केवल आवृतबीजी पादप वर्ग लिख देता हूँ यहाँ पर, पादप वर्ग में पाया जाता है। ध्यान रखना है ना, इसीलिए इसको कहेंगे हम इसका लाक्षणिक गुण है। अब हम आ जाते हैं, ये तो दो फैक्ट है जो हमें ध्यान रखने। अब हम आ जाते हैं कि द्विनिषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस क्वेश्चन को याद कर लें। आपको किसी न किसी प्रकार से, आप यदि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपको पूछा ही जाएगा। बोर्ड एग्जाम में नहीं, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसको कंप्लीट याद करना है। मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप इसको कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगे ना। तो मेरे साथ बने रहें, ध्यान दें थोड़ा सा मेरी बातों पर, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा इसी क्लास में, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपके ना। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने बात करी थी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पराग नलिका। मैंने कहा था आपके ये जो लेसन है 1 से लेकर 4 लेसन, इस यूनिट को आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू, एक के बाद एक लेसन पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं आप सीधा तीसरा लेसन उठा के पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें पिछले जो टॉपिक हैं वो इन लेसन से कुछ जुड़े हुए हैं। बार बार वो वर्ड बीच में आते हैं, वो आपको समझ में आने चाहिए। मैंने नाम लिया पराग नलिका, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो पराग कण है वो अंकुरित होता है और एक पराग नलिका का निर्माण करता है। तो मैंने बताया था कि जो पराग नलिका या पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब में 2 नर युग्मक होते हैं। कितने होते हैं इसमें? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 नर युग्मक होते हैं। इसमें ध्यान रखना है। मैंने आपको जब डायग्राम वापस बना के बता रहा हूँ, इस तरह से पराग कण और ये अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करता है और इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। ऐसा मैंने आपको डायग्राम बनाया था। इसको ही अपन ने क्या कहा था? नर युग्मकोद्भिद कहा था। तो इसको ध्यान में रखना है।
कि परागनलिका जो है उसमें कितने नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। अब आ जाते हैं ये जो 2 नर युग्मक है इनमें से पहला जो नर युग्मक है, नर युग्मक, ये जो पहला नर युग्मक है किसके साथ संलयन करेगा, मैंने आपको बताया था भ्रूण कोश की संरचना आपको याद होनी चाहिए। 7 कोशिका 8 केंद्रक पाए जाते हैं, बताया था मैंने आपको। उसमें बीजाणुद्वारी सिरे पर कौन सी कोशिकाएं होती है, अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती है। निभागी सिरे पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है और बीच में एक केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए डायग्राम, है ना, तो आपको ये आसानी समझ में आएगा। तो यहाँ 2 नर युग्मक है, उनमें से पहला जो नर युग्मक है, एक नर युग्मक वो क्या करेगा, अंड कोशिका के केंद्र के साथ संलयन करेगा। किसके साथ, अंड कोशिका का जो केंद्रक है उसके साथ संलयन करता है। मैंने प्लस करके लिख दिया दोनों को, ठीक है। और किसका निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करता है, या फिर हम मैं इसको लिख देता हूं जाइगोट, जाइगोट का निर्माण करता है, ठीक है। और ये जो जाइगोट होगा कैसा होता है, द्विगुणित या डिप्लॉइड बोलेंगे हम इसको, डिप्लॉइड होता है। कैसे लिखते हैं इसको, 2n के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करता है और युग्मनज बनाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, बराबर करके लिख रहा हूं, ये जो प्रक्रिया है नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करके जो युग्मनज बनाता है इसको हम कहेंगे युग्मक संलयन, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में लिख लेंगे युग्मक संलयन को गैमेटिक फ्यूजन या सिनगेमी के नाम से जाना जाता है। सिनगेमी, ध्यान रखना ये वर्ड भी पूछा जाता है, सिनगेमी अलग से पूछ लेते हैं सिनगेमी क्या है ना। तो नर युग्मक और अंड कोशिका संलयन करके युग्मनज बनाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सिनगेमी कहेंगे। ये वर्ड अपन को ध्यान में रखना है। या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, दूसरा सत्य निषेचन कहेंगे इसको, वास्तविक निषेचन है, ध्यान रखना, ठीक है। सत्य निषेचन, या मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। या एक और नाम है इसका, वो ध्यान में रखना हमें, प्रथम निषेचन। तीनों नाम ध्यान में रखना है, प्रथम निषेचन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आ गया। युग्मनज बनता है, इस प्रक्रिया को हम युग्मक संलयन या गैमेटिक फ्यूजन या सिनगेमी कहते हैं। अन्य नाम क्या हो जाएंगे, सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने पास बच गया दूसरा निषेचन, सॉरी दूसरा युग्मक। तो ये जो दूसरा नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक किसके साथ संलयन करेगा, जो केंद्रीय कोशिका है बीच में, उसमें 2 केंद्रक है, उन केंद्रकों को हमने नाम दिया था द्वितीयक केंद्रक या सलीन केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो ये किसके साथ संलयन करेगा, द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करेगा, ठीक है। 2 केंद्रक ये हो गए और एक नर युग्मक का केंद्र हो गया, तो 3 केंद्रक यहाँ पर संलयन करेंगे, ठीक है। और ये तीनों मिलकर के यहाँ पर बनाएंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बनाएंगे बच्चों, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएंगे ये कैसा होगा, त्रिगुणित होगा। ध्यान रखना कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित यानी कि 3n के द्वारा लिखेंगे। त्रिगुणित कैसे, द्वितीय केंद्रक यानी कि 2 केंद्रक है यहाँ पर और एक केंद्र हो जाएगा नर युग्मक का। ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, त्रिगुणित बनाएंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं त्रिक संलयन। त्रिक संलयन, त्रिक संलयन क्यों कहेंगे, क्योंकि 3 संलयन यहाँ पर देखो, 2 केंद्रक और एक 3 संलयन हो रहा है, 3 केंद्रकों का संलयन हो, इसलिए इसको हम कह रहे हैं त्रिक संलयन के नाम से या ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि 2 नर युग्मक होते हैं, एक अंड कोशिका के साथ संलयन करता है, युग्मनज बनाता है, दूसरा द्वितीय केंद्र के साथ संलयन करता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ये युग्मनज आगे चल करके किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक किसका निर्माण करेगा, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। इससे पहले हम पढ़ते हैं भ्रूण कोष और अब हम पढ़ रहे हैं भ्रूण पोष, ध्यान रखना है ना।
तो ये किसका निर्माण करेगा अब आगे चल करके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, ठीक है। और ये किसका निर्माण करेगा आगे चल करके, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का। ये भ्रूणपोष जो है क्या करेगा, इस भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, क्या करेगा, ये जो विकासशील भ्रूण होगा इसको पोषण प्रदान करने का जो काम किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, भ्रूणपोष के द्वारा किया जाता है। अब हमें ध्यान रखना है, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है द्विनिषेचन। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे भाई, द्विनिषेचन कहेंगे, ये ध्यान में रखना है। युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और फैक्ट लिख पाता हूँ मैं इसके बारे में यहाँ पर कि परागण व निषेचन के मध्य का अंतराल, अंतराल जो होता है वो कितना, देखो परागण की परिभाषा हमने पढ़ी कि ये पुंकेसर है और ये परागकोश है, और इधर मैंने बता दिया आपको ये अंडक और इसकी वर्तिका जो है, यहाँ से परागकण निकल करके यहाँ पर आते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, परागण कहेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये जो परागण है, परागण हो गया और उसके बाद क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, ठीक है। तो परागण और निषेचन जो है इनके मध्य अंतराल कितना होगा, कितना समय लग सकता है इनके मध्य, तो इसमें लिखते हैं 2 से करीब करीब 25 घंटों का अंतराल होता है। ध्यान रखना 2 से 25 घंटों का अंतराल होता है। ये एक फैक्ट हो गया। लास्ट बात कर लेते हैं इसमें, अंत में एक और फैक्ट है उसके बारे में लास्ट में आ जाएगा कि यहाँ पर देखो क्या हुआ, युग्मक संलयन हुआ और त्रिक संलयन हुआ। तो इन दोनों में पहले कौन सा होता है, त्रिक संलयन होता है, ध्यान रखना। युग्मक संलयन बाद में होता है। क्यों त्रिक संलयन पहले क्यों होता है, युग्मक संलयन बाद में क्यों होता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ये युग्मनज क्या करेगा, आगे चल करके भ्रूण बनाएगा, और ये त्रिक संलयन जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, ये भ्रूणपोष के अंदर क्या बनाएगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। तो पहले त्रिक संलयन का होना जरूरी है। यदि पहले युग्मनज बन गया और युग्मक संलयन हो गया और पहले भ्रूण बन गया तो इसको पोषण प्रदान कौन करेगा, समझ में आ रही बात मेरी। तो पहले भ्रूण नहीं बन सकता है, समझ में आ रही बात। पहले क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा और फिर भ्रूण बनेगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों में से पहले कौन सा होगा, त्रिक संलयन पहले होगा और युग्मक संलयन जो है वो बाद में होता है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। त्रिक संलयन, युग्मक संलयन से, युग्मक संलयन से पहले होता है। ये फैक्ट अपन को ध्यान में रखना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पैराग्राफ जाते हुए जो द्विनिषेचन और त्रिक संलयन है इसको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, हमने भ्रूण कोश का जो डायग्राम है वो अच्छे से याद किया हुआ है, कई बार पढ़ चुके हैं। कितनी कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं। अभी तक तो आपको याद हो गया होगा यदि आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से, ठीक है। ये 3 कोशिकाएं होती है बीजाणु द्वार सिरे की, और इधर 3 कोशिकाएं जो होती है वो होती है आपके निभागी सिरे की, और इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पर इनमें ये क्या है, अंड कोशिका है। क्या है, अंड कोशिका है। और इन दोनों को हमने क्या नाम दिया था, सहायक कोशिका है, ठीक है। और हमने कहा था कि यहाँ बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हमने क्या नाम दिया था प्यारे भाई, ये तो हो गई तुम्हारे तीनों कोशिकाएं जो है प्रतिमुख कोशिकाएं, ठीक है। और ये जो कोशिका इसको हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और इसके अंदर कितने केंद्रक होते हैं भाई, 2 केंद्रक होते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, इन दोनों केंद्रकों को हम कहेंगे द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं,
द्वितीय केंद्र के नाम से जानते हैं। अब हमने बात करी थी कि यहाँ पर क्या होगा, पराग नलिका प्रवेश करेगी। कहाँ से प्रवेश करेगी? बीजांड द्वार सिरे की ओर से प्रवेश करेगी। और यहाँ पराग नलिका जो है वो यहाँ पर आकर के क्या करती है, दो नर युग्मक जो है वो मुक्त कर देती है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे ये आ गई अपने यहाँ पर पराग नलिका, क्या पहुंच गई अपने पास में, पराग नलिका पहुंच गई। ठीक है, अब ये जो पराग नलिका यहाँ पर आएगी, ये यहाँ करके क्या करती है, आगे से स्फुटित हो जाती है। इसमें क्या होंगे, दो नर युग्मक होंगे। क्या होंगे? दो नर युग्मक होते हैं। मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, नर युग्मक हैं। कितने हैं? दो हैं। यहाँ पर ये क्या है, पराग नलिका है। ठीक है, कंप्लीट मैं आपको इसको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, आपके दिमाग में इसकी एक इमेज बन जाए, इसको लाइफ में आप कभी भी ना भूलो, है ना। तो ये युग्मक जो है, दो युग्मक हो जाएंगे, नर युग्मक, और ये हो जाएगी आपके पराग नलिका। अब ये जो दो नर युग्मक हैं, इनमें से क्या होता है प्यारे बच्चों, एक जो नर युग्मक है वो नर युग्मक किसके साथ संलयन करेगा, किसके साथ संलयन करेगा, अंड कोशिका का जो केंद्रक है उसके साथ संलयन करता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मैं इसको प्लस करके बना देता हूँ और यहाँ पर बना देता हूँ नर युग्मक, यानी कि ये जो दो है इनमें से एक किसके साथ संलयन कर रहा है, अंड कोशिका के केंद्र के साथ संलयन कर रहा है। अब ये संलयन करके फिर क्या बना रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा तीर का निशान करके, कि ये दोनों आपस में संलयन करके क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे या जाइगोट बनाएंगे, जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, बात क्लियर, जिसको हम क्या कहेंगे, युग्म संलयन कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं, प्रथम निषेचन कहते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अब ये जो दूसरा नर युग्मक है ये यहाँ से चल करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और किसके साथ संलयन करेगा, जो केंद्रीय कोशिका है, इस केंद्रीय कोशिका में कितने हैं, अब दो केंद्र उपस्थित है, एक नर युग्मक आ जाएगा, ये हो गए तीन। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, प्राथमिक भ्रूणकोश, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाते हैं। मैं भ्रूणकोश लिख रहा हूं, ध्यान रखना, भ्रूणकोश इससे पहले पढ़ा था, भ्रूणकोश पढ़ेंगे ना। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाते हैं। ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लोइड होता है ना। ठीक है, अर्थात इसको 3n के द्वारा लिखा जाता है। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि ये दोनों मिलकर के द्वितीय केंद्रक और ये मिलकर के प्राथमिक भ्रूणकोश बनाते हैं जो त्रिगुणित होता है। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, त्रिक संलयन कहते हैं। ये आगे चल करके किसका निर्माण करेगा, भ्रूणकोश का निर्माण करेगा, ये ध्यान में रखना आपको। और ये युग्मनज आगे चल करके किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ये भ्रूणकोश क्या करेगा, इसको पोषण प्रदान करता है। क्या करेगा, पोषण प्रदान करता है। यहाँ पर देखो युग्मक संलयन, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। तो युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, द्विनिषेचन कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्राम के जरिए कि यहाँ पर जो दो नर युग्मक होते हैं वो किस तरह से संलयन करके द्विनिषेचन जो है वो संपन्न करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विनिषेचन के महत्व के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने पहले लिख दिए आपको समझाने के लिए कि कम समय में फटाफट से इनको समझा दूं। सबसे पहला जो महत्व है वो है आपके लिए भ्रूणकोश के निर्माण को सुनिश्चित करना। द्विनिषेचन होगा तो भ्रूणकोश बनेगा, समझ में आ रही बात। तो ये क्या करता है, भ्रूणकोश के निर्माण को सुनिश्चित करता है। पहला जो महत्व है इसका हो गया अपने पास। दूसरा है कि इसके माध्यम से क्या होता है, नर जनक के लक्षण जो है वो भ्रूणकोश में आ जाते हैं। नर युग्मक जो है वो अपने लक्षण लेकर के कहाँ आ जाएंगे, भ्रूणकोश में आ जाते हैं। दूसरा महत्व हो जाएगा इसके द्वारा। तीसरा हो जाएगा अपने लिए कि जीव द्रव्य का यहाँ पर पुनर्विन्यास और नवीनीकरण हो जाता है। जो जीव द्रव्य है उनका पुनर्विन्यास और नवीनीकरण हो जाता है, उसमें कुछ नए लक्षण जो वो ऐड हो जाते हैं। तो ये तीन जो महत्व है वो हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है
जूनियर सेचन क्या है, इसके महत्व लिखिए। ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर बार बार, आपको ध्यान में रखना है कि दोनों जो क्वेश्चन हैं वो कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको कंप्लीट याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो को आप लाइक करते रहें, और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करते रहें, मुझसे कुछ पूछते रहें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने आपको पहले भी बताए थे, 9667367699। आप इन नंबर पर मुझे अपनी प्रॉब्लम जो है वो व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ध्यान दें, पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। मैं अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को पूरा सोल्व करने का प्रयास करूंगा, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।